अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। आज हम बात करेंगे कि खान साहब की जो हुकूमत है वो अभी तक नाकाम क्यों दिखाई देती है। देखिए नाज़रीन, हमारे जो भी सियासी जमहूरी हमारे हुक्मरान रहे हैं, जो हमारे लीडरान रहे हैं, सियासी लीडरान जो रहे हैं, उन्होंने किसी न किसी तरह से किसी न किसी हद तक उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए और इन्हीं कॉम्प्रोमाइज़ के बाद वो अपने हाथ बांध दिया करते थे, एक हाथ से काम कर रहे होते थे। और जब उन्होंने अपने हाथ खोलने की कोशिश की तो उनके खिलाफ एजिटेशन की सियासत, कोई ना कोई ऐसी साजिश, कोई ऐसे मामलात होते रहे कि उनको अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा। 2008 के इलेक्शंस के अंदर भी मैंने प्रेडिक्ट किया था अपने कॉलम्स के अंदर कि खान साहब का भी अंजाम उसी तरह होगा, वही कहानी दोबारा दोहराई जाएगी। तो बहरहाल अब ऐसा हो, अभी उनका कुछ टेन्योर बाकी है, तो अभी होता तो कुछ इस तरह ही दिखाई दे रहा है। बहरहाल आप अगर इस पे थोड़ा सा आप देख लें कि फ़र्क किस तरह से है या फिर इमरान खान साहब ने ऐसा क्यों किया, तो आप और दूर ना जाएं। आप इस लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 12 ईयर्स का आप जायज़ा लें तो आपको महसूस होगा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्यों कर जो है इस्टेब्लिशमेंट को क्यों कर नाकाबिल कबूल थी। फिर भी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पॉलिटिकल प्रेशर, अवामी प्रेशर की वजह से उनको सीटें मिल गई और वो किसी ना उतनी पूरी तरह से नहीं लेकिन एक मखलूत हुकूमत बनाकर हुकूमत में आ गए और फिर उन्होंने वो काम किए जो अभी तक बहुत से लोगों की, बहुत ताकतवर हलकों के गले की हड्डी बनी हुई। तो वो थी 18th अमेंडमेंट और आईनी तरमीम, जिस वजह से सारे जो फाइनेंसेस हैं वो सूबों में मुंतकिल हो गए। इस वजह से उसके बाद उनका अल्टरनेट जो नेक्स्ट आया वो मियाँ साहब आए। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उन्होंने भी किसी हद तक जो है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कह लें, अंडरस्टैंडिंग कह लें, उसके वो की होगी। और उसकी दलील ये भी है कि जब उनका टेन्योर गुजरा तो उन्होंने कोई ऐसी आईनी तरमीम नहीं की जिनसे उनके जो हकूक हैं या उनके जो इंटरेस्ट हैं वो जो है उन पे कोई किसी किस्म का कोई चेंज आ सके या उस पर कोई प्रेशर पड़ सके। यहाँ तक कि नैब जैसा कानून जो है उस पर भी मियाँ साहब ने अपनी सरफ नज़र किए रखा और पीपल्स पार्टी के कहने के बावजूद वो उन्होंने उस तरफ फोकस अपना ना रखा और सारी उन्होंने एनर्जी लगा दी आवाम की बहबूद के लिए। कोशिश जो डेवलपमेंट वर्क किया, जो बिजली का बहरान था उसको ख़त्म किया, इन चीज़ों की तरफ कर दी। लेकिन वो जैसे ही फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने टच करने की गालबन कोशिश की या उन्होंने एक तज्जिया है जी, तो वो या फिर उनको ऐसे मामलात को छेड़ने की, ऐसी पैक की मामलात के बारे में कुछ ऐसे इकदाम लेने की कोशिश की जहां पर जो कुछ लोगों पे गिरा गुजरे, तो फिर उनके खिलाफ उनको भी जाना पड़ा। अभी तक वो पूछते आते हैं कि मुझे क्यों निकाला, अब तो बहरहाल उससे बहुत आगे जाकर बातें कर चुके हैं। तो ये इसका अल्टरनेटिव पीपल्स पार्टी तो नहीं हो सकते, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो कर चुके थे अपने रिसेंट दौर के अंदर जरदारी साहब की लीडरशिप के अंदर, वो उनको दोबारा मौका देना कि वो दोबारा आकर मजीद आईनी तरमीम कर लें और मुश्किल कर दें ज़िंदगी बहुत सारे ताकतवर लोगों की, ये मुमकिन नहीं था। तो फिर जो उन्होंने तैयार कर रहे थे हॉर्स उस वक्त का, वो खान साहब थे, उनको लेकर आए गए और पीछे उनका नज़रिया बुनियादी तौर पर यह था कि क्योंकि वो क्रेडिबल हैं, क्योंकि वो पहले शौकत खानम बना चुके हैं और उसके लिए उनको फंडिंग लेने पर एक मलका हासिल है, तो वो जब मुल्क के लिए आएंगे तो लोग उनके चेहरे को देखकर दुनिया भर से पाकिस्तानी जो हैं वो दौलत के अंबार लगा देंगे। और फॉरेनर्स भी क्योंकि ही कैन स्पीक वेरी वेल, बहुत इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं और बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, तो ग़ालिबन वो फॉरेनर्स इन्वेस्टर्स को भी अपनी तरफ डाइवर्ट करने के अंदर कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल ऐसा हो ना सका क्योंकि इसमें बुनियादी तौर पर जो पैसे वाला होता है, ये बिजनेसमैन की जो मेंटालिटी है, इनको वो नहीं समझते जो इनको लाए। उनको एक बिजनेसमैन समझ सकता है या अवामी जो इंसान है वही समझ सकता है। बिजनेसमैन जी ज़ाहिरन सादा नज़र आता है लेकिन उतना सादा होता नहीं है। उसको अगर ये शुबा भी हो जाए कि उसके पैसे सही सीमत पर इस्तेमाल नहीं होंगे तो वो अपने जेब पे हाथ नहीं डालता। यही कुछ हुआ और जो कुछ पैसों के रेल पेल होनी थी वो ना हो सकी। खान साहब को इसी ही ट्रेयर के अंदर, इसी खजाने के ऊपर काम करना पड़ा, फिर उनको कर्जे लेने पड़े। उन्होंने हुकूमत तो चलानी थी तो उसका दो ही तरीके थे कि टैक्सेस के अंबार लगाएं और कर्जे लें, दोनों काम वो किए और करते आ रहे हैं। ये उनको कोई फिक्र नहीं कि जो कर्जे वो ले चुके हैं और किस्म की टैक्सेशन वो कर चुके हैं। दो ही तरीके हैं, टैक्स अवाम पे लगाएंगे क्या होगा,
महंगाई बढ़ेगी, लोगों के जो टैक्स है वो लोगों की जेबों से जाता है, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन देखिए, और साथ ही जो कर्जे हैं वो भी सूद जाता है, और वो भी फिर टैक्सों से मजीद टैक्स लगा के अवाम से लेने, दोनों सूरतों, डायरेक्टली अभी ले रहे हैं, बाद में लेने हैं। तो अब उनको, उन लोगों को फिक्र होती है इस चीज़ की जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, जिनके टेन्योर 2-3 साल के होते हैं, 4 साल के होते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है हमारी, एस्टेब्लिशमेंट जो भी, वो चाहते हुए भी इतना लॉन्ग विजन नहीं रख सकते। एक नेचुरल एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए सियासत, पॉलिटिशियंस को ये काम दुनिया भर में सौंपा जाता है कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करें। ठीक है, तो बहरहाल ये और तरफ हम बहस में चले जाएंगे। बहरहाल हुआ फिर यही कि कर्जे लिए गए, और ये दुनिया का आसान तरीन काम है कि आप जो है वो कर्जे लिए जाएं, टैक्स लगाए जाएं, हुकूमत चलाई जाए। इससे आसान तरीका जो है वो हुकूमत करने को है ही नहीं। और जब तक लिए जा रहे हैं, और अब अंदेशा जब ये सामने आ गया कि भाई अब तो शायद मजीद कर्जे भी ना मिलें और ज़्यादा टैक्स देने की अवाम में शिक्कत भी नहीं है, तो फिर जो कुछ पॉलिसीज़ जो हैं, जो मियाँ साहब ने पहले की थी, कही थी कि मुल्क की तब्दील होनी चाहिए ताकि हमारा ट्रेड बढ़ सके, हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टर आ सके, उसके लिए अब जो कोशिशें शुरू कर दी गई, अपनी फॉरेन पॉलिसी जो ईस्ट की तरफ है वो चेंज की, और फिर अब आप देख रहे होंगे बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम एक और है कि जो एक बयानिया आपने इतने सालों से रखा हुआ है, इसको बनाया हुआ है, अब उसके आप अकेले अगेंस्ट चलेंगे तो अवाम, प्रेशर तो आएगा वो अवाम की तरफ से। लेकिन दूसरी मैं अवाम की बात करूं, हमारी अवाम अनफॉर्चुनेटली बहुत गलेबल भी है, और इस तरह नहीं है जिस तरह की हमारी दूसरी अक़वाम होती है। मैं मिसाल देता हूँ। एक वजह यह भी है कि हमारे लीडरान जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पर मजबूर हो जाते हैं, या वो स्टैंड नहीं ले पाते। ये आप ज़रूरी बात है, ये समझिएगा। रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी कि अभी कुछ साल पहले, चंद साल, 2-4 साल पहले की बात है कि तुर्की के अंदर वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ की जो उनकी फौज है, उन्होंने तैयब अर्दोगान का तख्ता उलटने के लिए एक coup किया, साजिश की, बगावत की। तो अवाम सड़कों पर आ गए, अवाम ने उसको नाकाम किया, और ये वाहिद तरीका था जी, दुनिया का कोई और तरीका नहीं है कि इस तरह के मामले के अंदर। देखिए जी, लीडर, जो सियासी लीडर के पास कोई तोपे बंदूकें या इस तरह नहीं होता, उसके पास अवाम होती है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे मौके पाकिस्तान में भी 2-4 बार आ चुके हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जब मियाँ साहब की 2/3 मेजोरिटी हुकूमत को ख़त्म किया गया और उन्हें हथकड़ियाँ लगा के गिरफ्तार किया गया, तो वो मौका था कि अवाम सड़कों पर आते। उससे पहले भुट्टो साहब को जब कैद किया गया और उनका जुडिशल मर्डर किया गया, तब मौका था कि अवाम सड़कों पर आ जाते। ठीक है, उसके बाद जब मियाँ साहब के साथ साजिश हुई, तब भी अवाम जो है वो घरों में बैठे रहे, और वो तो ये सिलसिला जब तक अवाम इस चीज़ को समझेगी नहीं, अपने देखें, हम कहा यह जाता है कि हमारे लीडर्स ने अवाम को डिसअपॉइंट किया, मायूस किया। ऐसा नहीं है, हमारी अवाम ने लीडर्स को डिसअपॉइंट किया। आपके लीडर्स ने क्या नहीं आपके लिए किया। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान दे दी, भुट्टो साहब ने अपनी जान दे दी। मियाँ साहब ने वजीर आजम होते हुए भी अटक किले में कैद काटी। ठीक है जी, और जरदारी साहब ने 12 साल कैद काटी, 8 से 12 साल का अरसा उन्होंने, अगर किया जाए तो उन्होंने कैद काटी, और मुख्तलिफ सोबतें सही। ये आपके लीडर्स ने, इससे मजीद आप क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं? और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं या उनके खिलाफ जो मीडिया कंपेन्स की जाती है, अगर आप उस पर बिलीव कर लेते हैं और जो उनकी कुर्बानियाँ आपको लगता है वो सच है ही नहीं, वो तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। तो सोचने की बात यह कि एक और चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि आपके लीडरान भी आप ही की तरह इंसान है, उनसे भी गलतियाँ होती हैं। आपके अब मौजूदा जो हुक्मरान हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, बेशक एक अच्छे इंसान हो सकते हैं और उनमें भी हज़ार खामियाँ, हज़ार अच्छाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन आपको बड़ी पिक्चर पे निगाह रखनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप निगाह रखेंगे, लीडरों में कीड़े निकालेंगे, उनकी शख्सियात के कुछ पहलुओं को लेकर आप उसके ऊपर ही फोकस रह जाएंगे। यही तो वो चाहते हैं, जो आपके जो मफाद के मुखालिफ सोचते हैं, वो यही चाहते हैं कि आप अपने ही नुमाइंदों के खिलाफ हो जाए। आपका काम यह है कि आप अपने लीडर्स को ये बावर कराएं कि अगर आपके ऊपर किसी ने आपके साथ ज्यादती की तो हम आपके पीछे खड़े हैं। खुमैनी साहब का आखिर कहा जाता है, इनकलाब की बात की जाती है। खुमैनी साहब को खुद कोई सुपर वॉरियर नहीं थे, उनकी ताकत अवाम थी, अवाम ने उनका सपोर्ट किया।
طیب اردگان جو ہیں آج اگر وہاں کے ہیں اور ویسٹ سے آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ان کی عوام جو ہے وہ ان کی بیک پہ کھڑی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ سمجھیے. اور اس وقت خان صاحب بھی کیونکہ اسی راستے پہ چل رہے ہیں. تھوڑا سا فرق صرف اس وقت تھوڑے سے ڈائنامکس فرق اس طرح ہے کہ جو ہماری دوسری پارٹیز ہیں وہ ابھی تک جیسے کہ ایک الٹرنیٹ ہمیشہ تیار ہو جایا کرتا تھا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، اس وقت بظاہر نہیں دکھائی دے رہا، لیکن اندر کھاتے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور اقتدار ہے یا طاقت ہے، یہ تو دیکھیں لیڈر کی بھی کمزوری ہوتی ہے. لیڈر کے نیچے پوری پارٹی ہوتی ہے، پارٹی کے اندر لوگ ہوتے ہیں اور لوگوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. انہوں نے ڈے ٹو ڈے کام کروانے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا سروائیول کرنا ہوتا ہے، انہوں نے پولیٹکس کرنی ہوتی ہے، ان کا پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر لیڈروں کو کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ایک فارمولہ ہم آزما چکے ہیں کئی دہائیوں سے، وہ کام نہیں کر رہا. کمپرومائزز کے بعد آپ کے ملک کی سمت ٹھیک نہیں ہوئی. اتنے کمپرومائزز کرنے کے باوجود بھی آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں، یہ کوئی جو ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. تو ہمارے سیاسی لیڈران کو اپنی سیاست کا رخ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. خان صاحب کا بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں کہ وہ بھی اسی طرح ایک وقت میں ریئلائز کریں کہ بھائی نہیں، اب میں نے جو ہے وہی کام کرنے ہیں جو بے نظیر بھٹو یا نواز شریف صاحب نے کیے، یعنی کہ اپنا رخ تبدیل کیا، راستے میں جاتے جاتے سوچ اپنی تبدیل کی. تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا. اور باقی ان کو خدا حافظ کہنے کے مختلف چیزیں تیار کھڑی ہیں. آپ کو دائیں بائیں آپ ترین کا دیکھ لیں، آپ نے دیکھیں ایک دینی جماعت کا انریسٹ ہوا. یہ بہت آسان طریقے ہوتے ہیں، بڑا سمپل، بہت ونریبل. لیکن جب یہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ اور میں نہیں سمجھ پاتے. ہم بڑی پکچر کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل کے اوپر ہم فوکس کر کے اسی کے اوپر ہی ہم اپنا ٹاک شو دے کے ختم کر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار 40 سالوں میں، 50 سالوں میں، 70 سالوں کے اندر ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے. یہ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، معاملات کو کڑی سے کڑی نہیں جوڑیں گے، چھوٹے چھوٹے سکینڈلز کے اوپر اپنا چینی سکینڈل تو فلانا سکینڈل تو فلانی احتجاج فلانی تحریک، اس پہ اگر آپ الجھتے رہیں گے اور اپنا وقت برباد کرتے رہیں گے، اور تب تک اس ملک کا قبلہ درست نہیں ہو سکتا. سید ذیشان حیدر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.